इंडिया में एक ऐसा पावर हुआ which ruled across the seas from Tamil Nadu to Indonesia. This was the power of the great Cholas, the India's greatest maritime dynasty. और इन कॉइन्स के बैक साइड पर आप देख सकते हैं, आपको राजेंद्र चोला फर्स्ट की इमेज देखने के लिए मिलेगी और यहाँ लिखा हुआ है 1000 years of the naval expedition of Emperor राजेंद्र चोला फर्स्ट। यहाँ पर हम इंपीरियल चोलास की कहानी जो है वो देखेंगे, जिसमें हम उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री विच बेसिकली मीन्स द राइज, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द चोला डायनेस्टी, इसकी बात करेंगे। 4th सेंचुरी में इस रूट को फॉलो करते हुए पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम पहुंचे थे और उस समय जो पल्लवा रूलर थे विष्णुगुप्ता उनको हराया था। सेम उसी रूट को फॉलो करते हुए राजेंद्र फर्स्ट की आर्मी जो है वो गंगा की तरफ पहुंची थी, है ना। दे डिफीटेड महिपाल फर्स्ट and this was a successful campaign. But yes, Mahipal first did not let the Chola army cross Ganga and move further into the northern areas. राजेंद्र फर्स्ट के बाद भी कुलोथुंगा फर्स्ट हैं, राजा सेकंड हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि that is towards the end of the 12th century CE, the Chola power started declining rapidly. क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा पावर हुआ which ruled across the seas from Tamil Nadu to Indonesia? This was the power of the great Cholas, the India's greatest maritime dynasty, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। So from humble beginnings on the banks of Kaveri, the Cholas will go on to dominate the seas. They not only were controlling a large part of South India, Sri Lanka and Maldives directly, but also the weight of their power was felt till Ganga in the north by the Pal dynasty. And yes, they launched a naval campaign against the Srivijaya Empire of Southeast Asia in 1025 CE during the ruling period of Rajendra Chola I, one of the greatest rulers of the Chola dynasty. This naval expedition was a successful one. They not only secured some of the regions or territories of the Srivijaya Empire, but also secured the trading routes. And this was a major achievement of the Imperial Cholas. Their power reached its peak. एंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 2025 में इस इवेंट को 1000 ईयर्स हो गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 में स्पेशल 1000 रुपीज के कॉइन्स इशू किए। और इन कॉइन्स के बैक साइड पर आप देख सकते हैं, आपको राजेंद्र चोला फर्स्ट की इमेज देखने के लिए मिलेगी और यहाँ लिखा हुआ है 1000 years of the naval expedition of Emperor राजेंद्र चोला फर्स्ट। So this was the power of the Imperial Cholas or the Great Cholas. हम यहाँ पे इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप देखिए, आपकी कोई भी एग्जाम है, अगर मैं स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करूं या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली किसी और एग्जाम की बात करूं, इंपीरियल चोलास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी द प्रीलिम्स एग्जाम और द मेंस एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं या फिर आप और कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए तैयारी करते हैं, तो भी ये लेक्चर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां कहीं सिलेबस में इंपीरियल चोलास मेंशन्ड है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जनरल स्टडीज 1, जहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हम इंपीरियल चोलास के बारे में अर्ली मिडीवियल पीरियड में पढ़ते हैं एज पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और आप देखेंगे कि अक्रॉस ईयर्स, है ना, बी द प्रीलिम्स एग्जाम और द मेंस एग्जाम, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वे इंपीरियल चोलास से पूछे गए हैं। और मजे की बात क्या है जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जाम से है, दिस इज बेसिकली अ वर्बेटिम रिपीट ऑफ द 1980 क्वेश्चन, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। सो इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कंटेंट पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जहां पे पीवाईक्यूज बहुत रेलिवेंट है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विदाउट मिसिंग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ क्वेश्चन। सो देयर आर इन टोटल 7 क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वीडियो को देखने के बाद में। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर को करेक्टली मार्क करेंगे आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम इंपीरियल चोलास की कहानी जो है वो देखेंगे, जिसमें हम उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री विच बेसिकली मीन्स द राइज, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ द चोला डायनेस्टी, इसकी बात करेंगे। दरअसल द चोलास डोमिनेटेड द अफेयर्स ऑफ साउथ बिटवीन 9th to 12th century CE एंड देन देयर पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो हम यहाँ पे इनके राइज, ग्रोथ की कहानी जो है उसे देखेंगे। उसके बाद हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नुआंसेस हैं एंड जो रेलिवेंट पॉइंट हैं, जैसे कि उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन एंड द कुडवोलाई सिस्टम। थर्डली, यहाँ पर हम मटेरियल लाइफ,
सोशो कल्चरल कंडीशंस को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, in the end we will be discussing the contribution of the Cholas to architecture and art. So this is the structure for today's lecture. Let's begin with the political history of the imperial Cholas or the great Cholas, the story of their rise, growth and decline. So कहानी की शुरुआत होती है 850 CE से या middle of the 9th century से। इस समय तक इंपीरियल पल्लवास जो 575 CE ऑनवर्ड्स साउथ के अफेयर्स को डोमिनेट कर रहे थे, वे कमजोर हो चले थे और इसका फायदा उठाया उनके सबऑर्डिनेट चीफ्स ने। दरअसल पल्लवास की वीकनेस के पीछे एक मेजर फैक्टर था उनका कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद द चालुक्यास ऑफ बादामी फर्स्ट एंड देन द राष्ट्रकूटा रूलर्स। इसी के साथ में चेरास, पांड्यास, इनके साथ में भी माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वे होते रहते थे। अब पल्लवास के ये जो सबऑर्डिनेट चीफ्स हैं, ये जगह जगह पे खुद को ऑटोनॉमस पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने लगे और यहीं पे पहली बार हम विजयालय, द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोलास, उनके बारे में जानते हैं। दरअसल विजयालय संगम चोला फैमिली से आते थे एंड ये 850 सी की जब हम बात कर रहे हैं, इस समय उरायूर के आसपास वाले एरिया में एक सबऑर्डिनेट चीफ के रूप में गवर्न कर रहे थे अंडर दी मुत्तरैयार्स हु देमसेल्व्स वर फ्यूडेटरीज ऑफ द इंपीरियल पल्लवास। सो पल्लवा पावर वाज डिक्लाइनिंग, द मुत्तरैयार्स हैड एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स एज एन ऑटोनोमस पावर। विजयालय जो है उसको भी ये बात पता चली और उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी जो है उसका फायदा उठाया। उसने तंजोर या थंजावुर जो है उससे कैप्चर किया मुत्तरैयार से और इसे अपने कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश किया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंपीरियल चोलास। इसके बाद आप देखेंगे आदित्य फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट, इनके समय मेजर टेरिटोरियल एक्सपांशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रांतक फर्स्ट के समय ही हम 948 सी में बैटल ऑफ टक्कोलम की बात करेंगे। इस बैटल में चोलास को राष्ट्रकूटास के हाथों एक हार झेलनी पड़ी एंड इट वाज अ मेजर सेटबैक टू द पावर ऑफ द राइजिंग चोलास। बट देन आप देखेंगे कृष्णा थर्ड के बाद राष्ट्रकूटा पावर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा 963 सी ऑनवर्ड्स एंड राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ये जो इंपीरियल चोलास हैं, ये जो इंपीरियल चोला रूलर्स हैं, इनके समय चोला पावर अपने पीक पर पहुंचेगा। दे नॉट ओनली वर सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चोला पावर बट इसी के साथ में टेरिटोरियल एक्सपांशन। दे विल डोमिनेट द मॉलडीव्स, द श्रीलंका एरिया एंड द वेट ऑफ देयर पावर वाज फेल्ट टिल गंगा इन द नॉर्थ and by the Srivijaya Empire in the northeast, and thus they were successful in establishing an empire. राजेंद्र फर्स्ट के बाद भी कुलोथुंगा फर्स्ट हैं, राजा सेकंड हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century CE द चोला पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग रैपिडली और इसमें वीक सक्सेसर्स, सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, corruption in the administration which compromised the efficiency of the Chola administration, their naval power, and the rise of the important powers like Pandyas in the neighborhood, है ना, the coming of the Pandya power into prominence. These were some of the factors which contributed to the decline of the Cholas. आप देखेंगे कि यहाँ पर कुलोथुंगा थर्ड जो हैं वो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं हमारे लिए एंड राजेंद्र थर्ड के समय पांड्यास का अटैक हुआ चोला टेरिटरीज पे and the Chola power came to an end. And यहाँ पर हम देखेंगे कि 13th century onwards the Pandyas will dominate the affairs until the raid of Malik Kafur from the north during the time period of Alauddin Khilji. So this is the story of the rise, growth and decline of the imperial Cholas in brief. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। So अगर अभी तक आपको समझ आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड जिस किसी के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है प्लीज डू शेयर विद देम। आप चाहे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसी के साथ साथ में कहानी जो है उसको आगे लेकर चलते हैं। सो विजयालय के बारे में हमने देखा। नाउ आप देखेंगे कि 871 में विजयालय के जो बेटे हैं आदित्य फर्स्ट, ही सक्सीडेड हिम एज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चोला रूलर। आदित्य फर्स्ट जो हैं इनके समय इंपीरियल पल्लवास के जो लास्ट रूलर हैं अपराजित वर्मन, ही वाज क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर द चोलास। सो आदित्य फर्स्ट जो हैं ही अटैक्ड द पल्लवास and then Aparajit Varman was defeated, killed, and the territories of the Pallavas, Tondai Mandalam, was annexed and made a part of the territories of the Cholas. So this was a major victory. The entire Tondai Mandalam or the territories of the Pallava were now part of the Chola territory. आदित्य फर्स्ट की डेथ हो जाती है 907 CE में और उसके बाद प्रांतक फर्स्ट जो हैं वे गद्दी पर बैठते हैं। दरअसल आदित्य फर्स्ट के दो बेटे थे, एक चेरा प्रिंसेस जो है उससे जो प्रांतक फर्स्ट है और दूसरे राष्ट्रकूटा प्रिंसेस से। अब क्योंकि प्रांतक फर्स्ट जो हैं वो चेरा प्रिंसेस के बेटे थे एंड ये गद्दी पर बैठ गए थे तो उस समय जो राष्ट्रकूटा रूलर हैं कृष्णा सेकंड, उनको ये बात जो है ये नागवारा थी
वे चाहते थे कि उनका जो ग्रैंडसन है वो गद्दी पर बैठे, है ना, वो चोला जो पावर है उसे हेड करे। सो व्हाट ही डिड, ही अटैक्ड दी चोलास, ही अटैक्ड प्रांतक फर्स्ट, एंड दिस वाज द बैटल ऑफ वेल्लाल in 911 CE. In this, Krishna II, the Rashtrakuta ruler, was defeated by the army of Prantak first. So, न केवल टेरिटोरियल एक्सपांशन बल्कि इसी के साथ साथ में राष्ट्रकूटास की हार, दैट टू एट द हैंड्स ऑफ द चोलास, दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, है ना, दिस इंडिकेट्स द राइजिंग पावर ऑफ द चोलास। इसके बाद आप देखेंगे कि पांड्यास जो हैं दिन प्रतिदिन उनका पावर बढ़ता चला जा रहा था, और ये पांड्यास जो मदुरई के आसपास से रूल कर रहे थे, ये चोलास के लिए एक थ्रेट बन सकते थे। सो इस थ्रेट को शुरू में ही खत्म करने के लिए, है ना, प्रांतक फर्स्ट जो हैं उन्होंने पांड्यास की टेरिटरी पे अटैक किया, और जब पांड्य रूलर राजसिम्हा सेकंड यहाँ से भाग करके सिलोन या श्रीलंका पहुंचे, तो वहां पर भी प्रांतक फर्स्ट जो है उसने अटैक किया। And at the end of the Battle of Vellore of 915 CE, he annexed a major part of the Pandya territories and added those territories to the Chola territory. अब आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही तरफ एक्सपांशन जो है वो हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं 948 CE में कृष्ण थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द राष्ट्रकूटा रूलर्स, ही अटैक्ड द चोलास, and this was the Battle of Takkolam of 948-949 CE. In this battle, Prantak first army, which was basically led by Raj Aditya, was defeated by Krishna III's army. This was a major setback for the power of the rising Cholas. And not only this, even the Rashtrakutas annexed a part of the Pallava territory from the Cholas. So इस तरीके से Battle of Takkolam was a major setback for Prantak first. 955 CE में आप देखोगे प्रांतक फर्स्ट की डेथ हो गई, और उसके बाद में आप देखेंगे गंधरादित्य एंड प्रांतक चोला सेकेंड, इनका रूल हमें देखने के लिए मिलता है। Meanwhile, the Rashtrakuta power also started declining gradually after Krishna III. The capital of the Rashtrakutas, Malkhed और मान्यखेत, came under attack from their opponents, right? So उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं प्रांतक चोला सेकेंड जो हैं उनके बेटे राजराज फर्स्ट जो हैं वे गद्दी पर बैठते हैं। राजा फर्स्ट जो है इनके समय we will see a revival of the Chola power, expansion of their territories, and gradually the Cholas were है ना moving towards establishing an empire from the kingdom. Now अगर हम प्रांतक फर्स्ट के पीरियड के और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ब्रीफली बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे द फेमस उत्तिरामेरूर इंस्क्रिप्शन that has been recovered from the town of Uttiramerur in the Kanchipuram district of Tamil Nadu, which basically provides us information with respect to the Kudavolai local self-governance system of the Cholas in the Sabha, Brahmaday or the Agrahara villages. It belongs to the period of Prantak first. This Uttiramerur inscription is basically in Tamil language with also usage of some Sanskrit words, and it is written in Tamil script. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पल्लवास की जो टेरिटरी है तोंडाई मंडलम, दोज वर एडेड इनटू द चोला टेरिटरीज, है ना, आदित्य फर्स्ट के समय से ये काम भी शुरू हो गया था। उसके बाद हमने देखा प्रांतक फर्स्ट के समय किस तरीके से पांड्यास की जो टेरिटरीज हैं दे वर आल्सो अनेक्स्ड एंड मेड अ पार्ट ऑफ द चोला टेरिटरी। फॉर अ ब्रीफ पीरियड दे लॉस्ट सम पार्ट ऑफ द erstwhile पल्लवा टेरिटरी टू द राष्ट्रकूटास, बट देन दोज टेरिटरीज वर रीगेन्ड बाय द चोलास। तो अभी तक ये एरिया जो है ये है ना, ये एरिया जो है ये चोलास के कंट्रोल में आ चुका था। नाउ हम बात करेंगे राजा फर्स्ट की। राजा फर्स्ट जो है he ruled from 985 to 1014 CE, that is during the last part of the 10th century and the early part of the 11th century. So 10th 11th century. Raja first was the greatest of the Chola rulers. राजा फर्स्ट जो हैं इनके समय हम देखते हैं कि जो चेरा रूलर भास्कर वर्मन है उनको हराया गया बैटल ऑफ कंडलूर सलाई में, जो कि एक नेवल बैटल था, एंड दिस वाज इन 994 CE, राइट, एंड आफ्टर दैट ही टुक द टाइटल ऑफ कंडलूर सलाई कालमरुत, कंडलूर सलाई कालमरुत, ही इज बेसिकली काल फॉर दी चेरा रूलर्स। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पांड्य रूलर है अमर भुजंग, उनको भी हराया गया, एंड इसी के बाद इसने टाइटल लिया Pandya Kul Shani, thunderbolt to the race of the Pandyas. In fact, he took the title of Mumudi Chola, which means
the Chola ruler who wears the three crowns, Cheras, Pandyas and the Chola. Now आप देखेंगे कि इसके अलावा he also defeated the Western Chalukya ruler Satyas Rai. By now, the Western Chalukyas or the Chalukyas of Kalyani had replaced the Rashtrakutas as a major power in the Deccan. And now there began a conflict between the Western Chalukyas and the Imperial Cholas. And in one such battle, Rajaraja first defeated Satyas Rai, the Western Chalukya ruler, and captured Raichar Dwab, Banvasi and other places from these rulers. इसी के साथ में आप देखोगे कि जो गंगाज ऑफ मैसूर हैं या जो वेस्टर्न गंगाज हैं उन्हें भी हराया गया। और इस तरीके से राजराजा फर्स्ट के समय आप देखोगे कि तुंगभद्रा नदी एंड इवन बियॉन्ड दैट है ना, जो रायचूर दोआब है, वहां तक इंपीरियल पल्लवास का पावर जो है वो डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो चुका था। बट यहीं पे इनकी कहानी खत्म नहीं होती। आप देखेंगे कि इनके समय श्रीलंका, जहां पे महेंद्र फिफ्थ जो है उनका रूल था, उस पर भी अटैक हुआ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका वाज अनेक्स्ड and made a part of the territory of Imperial Cholas. The last naval campaign of Rajaraja first was towards the Maldive Islands, and after this Maldive Islands came under the control of the Imperial Cholas. इसको ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे चोला टेरिटरीज की बात करें by the end of the Rajaraja first reign, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो तुंगभद्रा नदी है वहां तक पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो चुका है। एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, नॉर्दर्न पार्ट है ना, विच वॉज बेसिकली रीनेम्ड एज मुमुदी गोंडा चोला मंडलम, एंड यस, Maldives also came under the control of the Cholas. So this entire portion was now under the control of the Cholas. Rajaraja first not only took the Imperial Cholas towards an empire, but इसी के साथ में आप देखोगे his period also marks the beginning of patronage of the Imperial Cholas as far as architecture and art is concerned. He was a great devotee of Shiva and इनके द्वारा तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है या राजा राजेश्वर टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया, which was completed in 1010 CE. इनफैक्ट इस इवेंट को भी कॉमेमोरेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में कॉमेमोरेटिव कॉइन्स जो हैं वे इशू किए गए थे। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर जो है ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इस टैग के अंदर यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। आपको मुझे बताना है कि यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कब ऐड किए गए थे। देखते हैं कितने लोग जो हैं वो लेक्चर्स को पूरा देख रहे हैं। सो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है और अपनी हाजिरी लगानी है, अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। आप देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल का जो विमान है, जो मेन टेम्पल टावर है, बेसिकली इट इज 216 फीट इन हाइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट जो हैं वे गद्दी पर बैठे। दरअसल राजा फर्स्ट जब जिंदा थे तभी उन्होंने अपने बेटे को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था एंड ही वाज हेल्पिंग राजा फर्स्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। और जब 1014 CE में राजा फर्स्ट की डेथ हो गई तो हम राजेंद्र फर्स्ट का रूल देखते हैं। राजेंद्र फर्स्ट के समय आप देखोगे कि जो बेसिकली चेरास पांड्यास की टेरिटरीज चोलास ने ऑक्यूपाई की थी, इन पर फर्मली चोलास के कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ मुदिकोंडा चोला और द क्राउंड चोला। नाउ एंटायर श्रीलंका was conquered by the imperial cholas and were है ना and was made a part of the chola territory. Apart from this आप देखेंगे 1023 CE में a naval campaign was sent towards गंगा और यहाँ पर पाल डायनेस्टी के महिपाल फर्स्ट जो हैं उनका रूल था। महिपाल फर्स्ट was defeated by the Chola army. इनफैक्ट आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो वो ये है कि जिस तरीके से समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी में इस रूट को फॉलो करते हुए पल्लवास की कैपिटल कांचीपुरम पहुंचे थे और उस समय जो पल्लवा रूलर थे विष्णुगुप्ता उनको हराया था, सेम उसी रूट को फॉलो करते हुए राजेंद्र फर्स्ट की आर्मी जो है वो गंगा की तरफ पहुंची थी, है ना। दे डिफीटेड महिपाल फर्स्ट and this was a successful campaign. But yes, Mahipal first did not let the Chola army cross Ganga and move further into the northern areas. इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट ने टाइटल लिया गंगाईकोंडा चोला, द कॉन्करर ऑफ द गैंजेस। अब कहानी आगे बढ़ती है और आप यहाँ पर देखेंगे कि चोला जो रेवेन्यू है उसमें ट्रेड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था।
सो चोलास जो हैं वे वेस्ट के साथ में और ईस्ट के साथ में, जो मतलब ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनके साथ में ट्रेड किया करते थे। अब ऐसे में साउथ ईस्ट एशिया में जो श्रीविजय एम्पायर है उसके जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, दे वर नॉट लेटिंग दी चोला मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स ट्रेड फ्रीली, दे वर क्रिएटिंग ट्रबल्स फॉर देम। सो ये कंप्लेन जो है वो राजेंद्र फर्स्ट के पास पहुंची और उन्होंने यहाँ पर एक नेवल एक्सपीडिशन भेजा अगेंस्ट द श्रीविजय एम्पायर एंड देयर फ्यूडेटरीज, द रूलर्स ऑफ कडाराम। दिस नेवल एक्सपीडिशन वाज अ सक्सेसफुल वन। दिस वाज इन 1025 CE। मैंने बात भी की आपसे इसकी, और आप देखोगे इसके बाद में दी चोलास वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग पार्ट्स ऑफ सुमात्रा, जावा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द श्रीविजय एम्पायर। The Srivijaya rulers submitted before the Chola navy, and thus the Cholas were successful in securing the trade routes. Thus, the weight of the power of the Cholas was felt till the Srivijaya Empire of Southeast Asia. They were an empire now. The Chola power was at its peak, and Rajendra I was the ruler. In fact, after the successful campaign of the north towards the Ganga, the Rajendra first took the title of Gangaikonda Chola, and he also laid down the foundation of a city, Gangaikonda Cholapuram, which became his capital. और यहाँ पे इसने गंगाईकोंडा चोलेश्वर टेम्पल जो है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, और इसका एम था यहाँ पर कि तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो उसके फादर के द्वारा बनाया गया था, उससे भी ग्रैंड एक स्ट्रक्चर जो है डेडिकेटेड टू शिवा, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करवाया जाए। Along with the Brideshwar temple of Tanjore, the Gangaikonda, है ना, the Gangaikonda Choleshwar temple of the Gangaikonda Cholapuram is also part of the great living Chola temples, which have been included in the UNESCO Cultural Heritage List from India. आपको ईयर बताना है कमेंट सेक्शन में। सो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से नाउ दे हैड बिकम एन एम्पायर। इसने चोला गंगम, है ना, करके एक इरिगेशन टैंक जो है उसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया, और इसको इसने कहा जलमय जय स्तंभम, दैट इज पिलर ऑफ विक्ट्री इन द वाटर। कहा जाता है गंगा से लाया हुआ पानी जो है वो इस इरिगेशन टैंक में फिल किया गया था। अल-बरूनी इसकी बात करते हैं अपने किताबुल हिंद में, और ही वाज सरप्राइज्ड। वो कहते हैं हमारे लोग जो हैं वो इसको देख करके ही इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बनाना तो छोड़ दीजिए। और अल-बरूनी का ये जो ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है, इसको कोट करते हैं जवाहरलाल नेहरू इन दी ग्लिम्पसेस ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने बात की कि किस तरीके से चोलास के राइज, ग्रोथ एंड एक्सपांशन में विजयालय, आदित्य फर्स्ट, तांतक फर्स्ट, राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। एंड in fact, by the time period of Rajendra Chola first, the Cholas had become an empire. They were controlling huge amount of territories, और इसीलिए इनको हम imperial चोलास कहते हैं, ग्रेट चोलास कहते हैं। इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं संगम चोलास से, who were merely a chieftain. सेकेंडली, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हुए, जैसे कि कुलुथुंगा फर्स्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स जो है और वहां से आने वाला रेवेन्यू, ये चोला रूलर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था। एंड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कुलुथुंगा फर्स्ट जो हैं उन्होंने जो भी टोल्स हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं, उन्हें कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ सुंगम तविरथ चोला। राजा सेकंड, अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, बट उसके बाद आप देखते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century द चोला पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड इन द 13th century their power declined rapidly. लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जैसे कि कुलुथुंगा थर्ड। अब कुलुथुंगा थर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि कवि चक्रवर्ती कंबन जिन्होंने कंब रामायण लिखा, द तमिल वर्जन ऑफ रामायण, he was basically patronized by Kuluthunga III. The last ruler of the Chola dynasty was Rajendra Chola III. During his time period, Cholas came under attack from the Pandyas, first Jatvarman Sundar Pandya and then Kulshekhar Pandya first. And ultimately, the Pandyas replaced the Cholas as the next important power in South India. And they will remain so until the reign of Malik Kafur during Alauddin Khilji's reign. तो इसको आपको ध्यान रखना है। सो ये तो हो गई उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब हम चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर अब हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्स में देखें तो आप देखेंगे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज 3-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बिलो दैट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके नीचे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. The king, who was a monarch, was at the center of all the affairs, and his position was a hereditary one. The concept of divine kingship existed, जहां पे रूलर को भगवान स्वरूप माना जाता है. In order to legitimize his position, his authority. रूलर्स जो हैं वे वेरियस टाइटल्स भी लेते थे, जैसे कि पेरुमन विच मीन्स बिग मैन, उलागुड़ैया पेरुमल विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उलागुड़ैया नयन्नार लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड या चक्रवर्ती. इसके अलावा चोला रूलर्स जो हैं वे खुद को कॉमरेड्स ऑफ गॉड कहते थे. दिस वाज व्हाई, दिस वाज टू बेसिकली लेजिटिमाइज देयर रूल, देयर पोजीशन एंड अथॉरिटी. ब्राह्मणिकल क्लास को भी पेट्रोनाइज किया गया, और जिस तरीके से इंपीरियल पल्लवास ब्राह्मणिकल क्लास को लैंड ग्रांट्स इशू करते थे, है ना, रेंट फ्री, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स, जहां पे जो ब्राह्मण बेनिफिशियरीज हैं वे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वे ही सर्वे सर्वा होते थे, एंड ऑफिशियल इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट निल होता था. आप देखेंगे चोलास कंटिन्यूड विद दिस प्रैक्टिस, एंड द लैंड्स दैट वर ग्रांटेड टू द ब्राह्मणिकल क्लास वर नोन एज अग्रहारास, ब्रह्मदय सेटलमेंट्स और चतुर्वेदी मंगलम लैंड. चतुर्वेदी मंगलम, वन हु इज स्किल्ड इन दी 4 वेदास, उसको दिया गया है ये लैंड. और आप देखेंगे ये जो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणिकल क्लास को इशू किए जाते थे, यहाँ पे ब्राह्मणिकल क्लास जो है वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, वही रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. दिस लैंड वाज टैक्स फ्री, रेंट फ्री, एंड आप देखेंगे इट वाज गिवन टू द ब्राह्मणिकल क्लास ऑन अ हेरिडिटरी बेसिस. स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पे न के बराबर होता था, एंड इसीलिए आप देखोगे सर्वे सर्वा जो है वे ब्राह्मण बेनिफिशियरीज होते थे. इसको ध्यान रखिएगा. इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें कुछ टर्म्स को, क्योंकि टर्म्स भी पूछ लेती है यूपीएससी, तो आप देखोगे पेरुंदनम एंड सिरुदनम, ये आपके डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स हैं. जो आपके पेरुंदनम हैं दे वर ऑफिशियल्स ऑफ हायर रैंक, एंड सिरुदनम जो है या चिरुदनम जो है दे वर ऑफिशियल्स ऑफ लोअर रैंक. चोला मिलिट्री की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें आपको इन्फेंट्री देखने के लिए मिलेगी, कैवेलरी देखने के लिए मिलेगी, एलिफेंट विंग देखने के लिए मिलेगी, और इसी के साथ में नेवी जो है उस पर स्पेशल फोकस किया जाता था. रूलर जो है उनके पास में पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी होते थे. सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं. इसके बाद आप देखोगे कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर चोला टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. द प्रोविंसेस वर नोन एज मंडलम, और प्रोविंसेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन पर ही चलाया जाता था. प्रोविंशियल गवर्नर जो है वे या तो प्रिंस होते थे या फिर जो सेंटर में रूलर है उसके द्वारा अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे. प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और इन्हें कहा जाता था वलनाडु या फिर कोट्टम. सो द नेक्स्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज वलनाडु. वलनाडु में जो असेंबली है गवर्निंग उसे कहते थे पेरिया नट्टर. डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता था सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में, या जिसको हम तहसील तालुका कहते हैं. सो द सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज नाडु, एंड द गवर्निंग असेंबली एट द नाडु लेवल वाज नट्टर. अब इसके नीचे आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा. अगर हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर बात करें तो आप देखेंगे वी बेसिकली टॉक अबाउट 2 टाइप्स ऑफ विलेजेस. सबसे पहले हम 2 कैटेगरीज ऑफ विलेजेस की बात करते हैं, एक उर विलेजेस एंड दूसरे सभा विलेजेस. ये जो सभा विलेजेस हैं बेसिकली ये वे विलेजेस हैं जो कि ब्रह्मदय सेटलमेंट्स अग्रहारास होते थे, जहां पे जो लैंड ओनर्स हैं वे ब्राह्मणिकल क्लास होते थे. दूसरी तरफ जो उर विलेजेस हैं जिनको हम वेलन वगई विलेजेस भी कहते हैं, आप देखेंगे ये वे विलेजेस हैं जहां पे जो लैंड ओनर्स हैं दे वर फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट्स. सो नॉर्मल विलेजेस जो हैं वे वेलन वगई विलेजेस हैं, एंड देन देयर वर अग्रहारास, चतुर्वेदी मंगलम और द ब्रह्मदय सेटलमेंट्स. वेलन वगई विलेजेस में जो विलेज असेंबली है उसे उर कहा जाता था, एंड अग्रहारा या जो ब्रह्मदय या फिर चतुर्वेदी मंगलम सेटलमेंट्स हैं, यहां पे जो गवर्निंग असेंबली है उसे कहा जाता था सभा. नाउ उर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था इसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये जो अग्रहारा या ब्रह्मदय सेटलमेंट्स हैं जहां पे सभा विलेज असेंबली हुआ करती थी, द गवर्निंग असेंबली, किस तरीके से सभा के मेंबर्स को चूज किया जाता था,
वे किस तरीके से काम करते थे, क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, इसके मेंबर्स को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, इन सब के बारे में हमारे पास में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दी उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन। उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन। उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है ये प्राइमरीली तमिल लैंग्वेज में है, जिसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और आप देखोगे कि इसको लिखने के लिए तमिल स्क्रिप्ट जो है उसी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोट करना है, कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके द हिंदू का कटआउट है, बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला तो मैंने इंक्लूड कर दिया। दरअसल आप देखेंगे कि उतिरामेरूर जो है ये कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, एंड इंपीरियल पल्लवास के समय से ही ये अग्रहारा सेटलमेंट रहा था, ब्रह्मदाय सेटलमेंट रहा था। यहाँ पे पल्लवा रूलर नंदीवर्मन सेकंड जो है उनके समय भगवान विष्णु को डेडिकेटेड एक टेम्पल वैकुंठ पेरुमल टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। नाउ जब इंपीरियल चोलास के प्रांतक फर्स्ट रूल कर रहे थे उस समय इसी वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की एक वॉल पर एक इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया गया, और ये इंस्क्रिप्शन जो कि बेसिकली वैकुंठ पेरुमल टेम्पल उतिरामेरूर की वॉल पर है, इट इज फेमस एज दी उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन, and this inscription provides us detailed information with respect to the Sabha villages or the administration of the Cholas at the local level. आप यहाँ पर देख सकते हैं, this particular information provides us detailed description of the system of village self governance, the Kudavole system, इसकी भी हम बात करेंगे डिटेल्स में, and the functioning of the local sabha or the village assembly. यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है मेंबर्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता था, उनकी क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होती थी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच द मेंबर्स ऑफ द सभा, है ना, द गवर्निंग असेंबली ऑफ द ब्रह्मदेव और द अग्रहारा सेटलमेंट्स वुड बी रिमूव्ड। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम डिटेल में एक बार देखेंगे कि किस तरीके से उतिरामेरूर सभा के मेंबर्स जो हैं उनको चूज किया जाता था, वे किस तरीके से काम करते थे, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन से। और आप देखेंगे कि जो अदर अग्रहाराज हैं, ब्रह्मदेव सेटलमेंट्स हैं, मोर और लेस वहां पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी लाइन पर चलाया जाता था, लेकिन हम यहाँ पे उतिरामेरूर सभा जो है उस पर फोकस करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दी उतिरामेरूर इंस्क्रिप्शन, दी एंटायर उतिरामेरूर अग्रहारा, अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करूं, इट वॉज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 30 wards, इस तरीके से। इस तरीके से ये एक वार्ड है, और यहां लिखा हुआ है कि हर एक वार्ड से जो सभा है, जो विलेज असेंबली है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है इसको किस तरीके से चूज किया जाता था? क्या यहाँ पे कोई इलेक्शन का प्रोसेस होता था, वोटिंग होती थी? क्या यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था? क्या ये प्रोसेस कंप्लीटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस था? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज नो। देन द क्वेश्चन अराइजेस, फिर किस तरीके से चूज किया जाता था? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दरअसल यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के रूप में चूज किए जाने के लिए एक, आप इंटरेस्टेड हो, दूसरे आप एलिजिबल हो, और एलिजिबल होने के लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसे मीट करना पड़ता था। क्या क्या था क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कंडीशंस? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंडीशन थी जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 8 में भी दी गई है, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका अपना वहाँ पे लैंड होना चाहिए जहाँ से आप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बनना चाहते हैं, सो लैंड ओनरशिप। सेकेंडली, आपका अपना घर हो आपके खुद के नाम पर। एज क्राइटेरिया है, यू शुड लाई बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज, है ना, इस एज ब्रैकेट में। आपको वेदास की नॉलेज हो, या फिर एटलीस्ट आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप और लैंड ओनरशिप, है ना, ओनरशिप ऑफ हाउस, मीटिंग अ पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया, यू शुड, है ना, be in between 35 to 70 years of age, and either you should have the knowledge of the Vedas or at least you should have administrative experience and you should be honest. At the same time, आप लास्ट 3 years में सभा की किसी भी कमेटी के मेंबर न रहे हो,
आपने अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो सबमिट किए हों, आपने, आपके रिलेटिव्स ने, किसी ने भी किसी भी तरीके की कोई चोरी ना की हो, आपने दूसरों की प्रॉपर्टी ना हड़पी हो, और इसी के साथ-साथ में आपने कोई सिन जो है वो भी कमिट ना किया हो। तभी जाकर के आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए एलिजिबल होते थे। तो आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं। अब एक पर्टिकुलर वार्ड में ऐसे कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो क्या किया जाता था कि उन सभी का नाम जो है वो एक-एक पाम लीफ पर लिख दिया जाता था, और इन सभी पाम लीफ को, जिनको टिकट्स कहा जाता था, एक पोट में डाल देते थे। फिर एक 9 से 12 साल के बच्चे को बुलाते थे और उसे कहते थे कि इसमें से कोई भी एक लीव जो है उसे पिक कर लो। ये बच्चा अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो, ये इंश्योर किया जाता था। और जिसका भी नाम वो पिक करता था, उस पर्सन को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उस पर्टिकुलर वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चूज कर लिया जाता था। ही यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द विलेज असेंबली और द सभा। और ये जो प्रोसेस है ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम द वार्ड, इसी को हम कुडेवोले सिस्टम कहते हैं। कुडेवोले सिस्टम, ठीक है, कुडेवोले सिस्टम। दरअसल कुडम मीन्स पोर्ट एंड ओले मीन्स लीव, और यहां से बना कुडेवोले, ठीक है, कुडेवोले सिस्टम। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मेंबर्स तो चूज कर लिए गए, और इस तरीके से आप देखोगे कि जो विलेज असेंबली है, सभा है अग्रहारा में, उसमें 30 मेंबर्स हैं। अब इन 30 मेंबर्स को वेरियस कमिटीज में डिवाइड किया जाता था, और हर एक कमिटी जो है उसके अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते थे। जैसे कि आप देखोगे थोट्टावरियम, वरियम इज कमिटी, थोट्टावरियम विच यूज्ड टू लुक आफ्टर द फ्लावर गार्डन्स, न्यायवरियम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, धर्मवरियम इन चार्ज ऑफ चैरिटीज एंड टेम्पल्स, एरीवरियम वाटर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द वाटर टैंक्स एंड वाटर सप्लाई, एंड इसी तरीके से पोनवरियम द कमिटी विच वाज इन चार्ज ऑफ द फाइनेंसेस। इस तरीके से कमिटीज होती थी। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कमेटी के मेंबर्स मिलते थे, डिसीजंस लेते थे। नाउ नाडू लेवल की अगर हम बात करें, विच इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे नट्टर हुआ करती थी, यहां पर आप देखेंगे कि जो बेसिकली आपके रिच लैंड ओनर्स हैं, दे यूज टू प्ले अ प्रोमिनेंट पार्ट, और इन्हें जो चोला रूलर्स हैं वे वेरियस टाइटल्स से सम्मोहित करते थे, जैसे कि मुवेन द वेलन, अ वेलन और अ पेसेंट सर्विंग 3 किंग्स। सो वेलन मीन्स पेसेंट, मुवेन द वेलन, अ पेसेंट सर्विंग द 3 किंग्स, बेसिकली मीन्स बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे करता है। या फिर इनको अरैयार कहा जाता था, या फिर इसके अलावा इनको किलावन जो है उससे भी एड्रेस किया जाता था। सो नाडू लेवल पे जो गवर्निंग असेंबली है इट वाज नट्टर। इसके अलावा है ना नट्टू कनक्कू, नट्टू वियावन, ये ऑफिसर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे हु यूज्ड टू रिकॉर्ड द प्रेसिडिंग्स ऑफ द नट्टर। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि किस तरीके से आपका पेरिया नट्टार है, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ लैंड की, तो आप देखेंगे कि कुछ टर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जो आपके एनसीईआरटीज में भी हैं, और आपको मैंने अभी तक बताया ब्रह्मदय, अग्रहारा, चतुर्वेदी मंगलम लैंड के बारे में। द लैंड विच वॉज बेसिकली डोनेटेड टू द ब्राह्मणिकल क्लास, इट वॉज टैक्स फ्री, इट वॉज रेंट फ्री, एंड इट वॉज गिवन ऑन हेरिडिटरी बेसिस। यहाँ पे ऑफिशियल इंटरफेरेंस जो है वो न के बराबर था। तो जो बेनिफिशियरी ब्राह्मण्स है देवर दी सर्वे सर्वा। नाउ इसके अलावा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे शाला भोग जो है इट वॉज द लैंड दैट वॉज केप्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। द लैंड दैट वॉज गिफ्टेड टू द टेम्पल्स वॉज नोन एज देवदान और तिरुन्नमट्टुकनी। The land that was donated to the Jain institutions shows the secular nature of the Chola administration. It was known as Palit Chandam. 8th क्लास की एनसीईआरटी से है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्रोनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा द लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मण पेसेंट प्रोप्रिएटर्स वाज नोन एज वेलन वगई। हमने वेलन वगई विलेजेस की भी बात की, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सेपरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जिसे कहा जाता था पुरावुवरी तिनाई कल्लम, एंड यहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज था ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसे कहते थे पुरावुवरी तिनाई कल्ल नायगम। इसके अलावा देयर वर सर्वेयर्स ऑफ लैंड जिनको कहा जाता था नाड़ू वगई सेकिरा। लैंड को मेजर करने के लिए वेरियस यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट वर देयर, कुल्ली, मा, वेली। सो 1 वेली was equivalent to 6.5 acres. And the unit for measurement of the grains was kallam. 1 kallam was equivalent to 28 kgs of paddy.
कुडीमई was the land tax or the tax that was paid by the cultivating tenants to the government. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. कुडीमई was the land tax. कल्लम, unit for measurement of the grains, 1 kallam was equivalent to 28 kgs of paddy. The unit for land measurement, kulli ma veli. Nadu Vagai Seikira was basically the land surveyor, and Puravuvari Tinai Kallam was the Department of Land Revenue, and the in charge was Puravuvari Tinai Kallam Nayagam. इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. सो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अभी तक चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन देयर लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम and the way the members were chosen in the Sabha villages or the Agrahara settlements via the Kudavolai system. उसकी बात की, उतिरामेरुर इंस्क्रिप्शन की डिटेल्स में बात की. इसी के साथ में हमने इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन्हें भी देखा. नाउ अगर हम इनकी मटेरियल लाइफ की तरफ चलें तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर में सरप्लस है. पेडी वॉज द चीफ और द प्राइमरी क्रॉप. एंड इसी के साथ साथ में चोला रूलर्स जो हैं उन्होंने इरिगेशन पे भी बहुत फोकस किया. तो एक तो फर्टाइल कावेरी डेल्टा जो है इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चोलास, है ना. इट डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड thus in the revenue collection of the state. So land tax was the primary source of income for the state apart from other sources. Secondly आप यहाँ पर देखेंगे कि रूलर्स जो हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि लैंड टैक्स उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर इरिगेशन पे भी इक्वली फोकस किया. और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें वट्टी वयक्कल, है ना, अ टाइप ऑफ कैनाल इरिगेशन जो है उसके बारे में जानने के लिए मिलता है. दरअसल आप यहाँ पे देखेंगे कि वट्टी जो है ये आपके इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है. इट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. एंड वयक्कल जो है ये आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वयक्कल इस तरीके से है एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसे वट्टी कहा जाता है. वट्टी एंड दिस इज द वयक्कल, द सप्लाई चैनल. ओके, तो वट्टी वयक्कल. अब इसी तरीके से आप देखोगे उर वयक्कल बेसिकली वाज द कैनाल व्हिच वाज जॉइंटली ओन्ड बाय द एंटायर विलेज, है ना, उर जो विलेजेस हैं उसमें. एंड वेलन वगैरह विलेजेस बेसिकली. नट्टू वयक्कल नाड़ू लेवल पे जो कैनाल्स हैं. सो आपको ये ध्यान रखना है कि इरिगेशन पे बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किया गया था. हमने बात भी की थी कि किस तरीके से राजेंद्र चोल फर्स्ट जो हैं उनके द्वारा गंगाईकोंडा चोलापुरम में एक इरिगेशन टैंक जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जिसको इसने जलमय जयस्तंभम कहा था. और यहाँ पे गंगा का लाया हुआ पानी जो है उससे इसको भरा गया था. इसका जिक्र अलबरूनी जो है उन्होंने किया. एंड बाद में आप देखेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में नेहरू जो है अलबरूनी के ऑब्जर्वेशन को मेंशन करते हैं. तो बस हमारे पर्पस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, है ना. वाटर मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस तो है ही है. इसी के साथ में आप देखेंगे कि एक स्पेशल वाटर टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था, जैसे क्या कहा जाता है, एरियम, है ना, एरी आयम. सो एरी आयम जो है इट वॉज बेसिकली द टैक्स कलेक्टेड बाय द विलेज असेंबलीज एंड इट वॉज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन टैंक्स. इसको ध्यान रखिएगा. सो एरी आयम इज अ काइंड ऑफ टैक्स, है ना, इज अ टैक्स. सो हमने एरी वयम वाटर कमिटी के बारे में पढ़ा, अब हम एरी आयम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है. नाउ एग्रीकल्चर में सरप्लस है, एग्रीकल्चर वाज डूइंग वेल, है ना. फर्टाइल कावेरी डेल्टा रीजन है, इसके अलावा इरिगेशन पे जो फोकस है. एंड रूलर्स जो हैं वे इन फैसिलिटीज के लिए चार्ज भी किया करते थे, जैसे एरी आयम कहा जाता था, वाटर टैक्स से बेसिकली. अब अगर क्राफ्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देयर वर, है ना, वेरियस क्राफ्ट्स विच वर फ्लरिशिंग. और इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स हैं उनकी बहुत डिमांड रहती थी. जो प्रेशस सेमी प्रेशस स्टोन से बने हुए, पर्ल से बने हुए ज्वेलरी हैं उसकी बहुत डिमांड रहती थी. इनके जो आइवरी से बने हुए आइटम्स हैं उनकी ओवरसीज बहुत डिमांड रहती थी, स्पाइसेस की. बट ऑब्वियसली तो आप देखोगे स्पाइसेस हैं, टेक्सटाइल्स हैं, प्रेशस सेमी प्रेशस स्टोन्स या पर्ल से बनी हुई ज्वेलरी है, आइवरी वर्क्स हैं, उनकी ओवरसीज मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी. सो फ्लरिशिंग क्राफ्ट है. और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने देखा ना वेलन वगई, है ना, तो वेलन वगई जो है वो बेसिकली नॉन ब्राह्मणिकल पेसेंट कल्टिवेटर्स हैं हु वर आल्सो लैंड ओनर्स. यहाँ पे जो आर्टिसनल कास्ट हैं उनके लिए टर्म यूज होता है इडंगई, ठीक है, इडंगई. तो इसको ध्यान रखना. इसी के साथ में जब ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छा खासा अगर ट्रेड है आपका वेस्ट के साथ में भी ईस्ट के साथ में भी, आपकी क्राफ्ट जो हैं देवर इन अ फ्लरिशिंग स्टेट, है ना, एग्रीकल्चर सरप्लस है, क्राफ्ट फ्लरिशिंग स्टेट में है, आपके आर्टिसनल कास्ट ग्रुप्स हैं, तो ट्रेड भी अच्छा खासा है वेस्ट के साथ में भी और साउथ ईस्ट एशिया एंड
फर्दर टू द ईस्ट जो चोला है ना, जो चोलाज है उनका ट्रेड चाइना के साथ में भी था, तो अच्छा खासा ट्रेड है। एंड आपको पता है राजेंद्र चोला फर्स्ट के है ना 1025 सी के नेवल एक्सपीडिशन के बाद में द चोलाज had secured the trading routes towards Southeast Asia and the countries further to the east like China. So ट्रेड को डोमिनेट करते थे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग कास्ट हैं उनके लिए टर्म यूज होता था गरवेरा, है ना, गौडास या गौंडास। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो ट्रेडर्स हैं दे हैड ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू ट्रेडिंग एसोसिएशंस और गिल्ड्स। और ये ट्रेडिंग एसोसिएशंस और गिल्ड्स जो हैं ये भी दो टाइप के होते थे। सो अगर हम अर्ली मिडिवियल साउथ इंडिया में ट्रेडिंग गिल्ड्स की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडिंग गिल्ड्स हैं, एक मणिग्रामम एंड दूसरे जो हैं वे हैं नाना देसी या फिर जिनको अंजू वनमट्टार जो है इस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाना देसी या अंजू वनमट्टर। नाउ इनमें क्या डिफरेंस है? सो जो लोकल ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके जो एसोसिएशन होते थे उन्हें कहा जाता था मणिग्रामम। नाना देसी, नाना इज डिफरेंट, देसी इज कंट्रीज। सो आप देखोगे कि इस समय तक हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आपके वेस्ट एशिया से आने वाले जो ट्रेडर्स हैं, जो ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे, अरब्स थे, दे हैड आल्सो सेटल डाउन। इन्होंने भी अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ट्रेडिंग एसोसिएशंस बनाए और इन्हें कहा जाता है नाना देसी या फिर अंजू वनमट्टर। आगे चल के आप देखेंगे मणिग्रामम एंड जो अंजू वनमट्टर है या फिर आपका नाना देसी है, इन दोनों का एक मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। दैट वाज नोन एज आइनुतरुवार या फिर वलंचियार। तो ये जो टर्म्स हैं मणिग्रामम, नाना देसी, आइनुतरुवार, वलंचियार या अंजू वनमट्टर, these were basically used in the early medieval South India to refer to the trading guilds. Terminology important है, again emphasizing on that, please note it down. सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में सरप्लस है, इरिगेशन पे स्पेशल फोकस है ना, इरिगेशन से रिलेटेड कमिटीज हैं, इरिगेशन टैक्स जो है उसको इम्पोज किया जा रहा था। एंड आप देखोगे कि इसके अलावा कुछ जो पीसेज हैं है ना लैंड के, उनको रिजर्व किया जाता था और वहां से आने वाला जो रेवेन्यू है वो स्पेशली यूज किया जाता था फॉर द मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन टैंक्स। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देखा कि वेरियस क्राफ्ट्स और फ्लरिशिंग, एंड यहाँ पे आपको इडंगई जो आर्टिसनल कास्ट ग्रुप है वे देखने के लिए मिलते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेड की बात की, एंड एक्सटेंसिव ट्रेड विद द वेस्ट एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया एंड कंट्रीज बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज कंट्रीज लाइक चाइना टू एग्जिस्टेड। जो आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट है उसकी हमने बात की थी, और आप देखोगे इसमें स्पाइसेस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। पेपर जो है वो एंशिएंट टाइम से ही एक इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट रहा था, जिसे यवन प्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ऑयल है, पेडी है, ग्रेन्स हैं, सॉल्ट हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। आइवरी से बने हुए प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। सेमी प्रेशियस, प्रेशियस है ना, स्टोन से बनी हुई जो ज्वेलरी है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। सैंडलवुड जो है उससे एक्सपोर्ट किया जाता था। इनके टेक्सटाइल्स बहुत फेमस थे, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये किन आइटम्स को इंपोर्ट करते थे अगर हम उसकी बात करें तो जनरली आप देखेंगे कि कॉपर है, टिन है, मर्क्यूरी है, कैम्फर है, इन आइटम्स को इंपोर्ट किया जाता था। रूलर्स जो हैं उन्होंने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मेरीटाइम ट्रेड सेंटर्स जो हैं वे इस समय आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपका पुद्दुकोट्टई, चेन्नई, है ना, आपका नागपट्टिनम, एंड आगे चल के विशाखापट्टनम, एंड आपका कृष्णपट्टनम भी। सो दीज डेवलप्ड इनटू इंपॉर्टेंट मेरीटाइम ट्रेड सेंटर्स। इसके अलावा आप देखोगे कि जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनको इंटरनल एरिया से कनेक्ट करने के लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया गया था। हमने यहाँ पे जो ट्रेडिंग गिल्ड्स हैं मणिग्रामम, नाना देसी, उनकी भी बात की, और जो ट्रेडिंग कास्ट है उनके लिए टर्म यूज होता था गरबेरा या गवुंडा। सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड। मैंने शुरू में आपको कहा था कि कुलथुंगा फर्स्ट जो है उन्हें सुंगम तविरत चोला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ही हैड बेसिकली एग्जेम्प्टेड द चोला मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम द टोल फी और द सुंगम। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो अच्छा खासा मटेरियल लाइफ है, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और है ना हमने ये भी बात की कि 1025 सी के बाद में किस तरीके से द चोलास डोमिनेटेड द एंटायर ट्रेडिंग रूट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एंड फर्दर टू द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। तो ये तो हो गया इनके मटेरियल लाइफ के बारे में। सोशियो कल्चरल लाइफ को मैं ब्रीफली टच करूंगी, और यहाँ पे अगर मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आप देखेंगे कि वर्णाश्रम सिस्टम जो है इट वाज द डिफाइनिंग फीचर। कास्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था।
हमने यहाँ पे बात भी की है ना वेलन वगई विलेजेस की। तो आप देखोगे कि वलंगई जो है वो एग्रीकल्चरल कास्ट थी, इडंगई जो है वे आर्टिसनल कास्ट थी, इसके अलावा गवुंडास जो है वो ट्रेडिंग कास्ट थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर वर्णाश्रम सिस्टम है तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, सोशल हायरार्की जो है वो एग्जिस्ट करती थी, और इसी के साथ में सोशल इनइक्वालिटी भी, यहाँ पे हमें कास्ट सिस्टम भी देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे इनइक्वालिटी जो है वो न केवल आपके वर्णा के बेसिस पे थी बल्कि इसके अलावा आपके क्लास के बेसिस पे भी थी। अगर हम यहाँ पे बात करें लैंड ओनरशिप के टर्म्स में, तो आप देखेंगे कि जो ब्रह्मदय किलावर्स हैं, यानी कि जो ब्रह्मदय सेटलमेंट्स में लैंड ओनर्स हैं, वो टॉप पोजीशन पे आते थे। उसके बाद में वेलन वगैरह विलेजेस के जो लैंड होल्डर्स हैं वे आते थे। देन जो टेनेंट्स हैं, उल्लू कुड़ी हैं, वे आते थे। और आप देखेंगे कि जो लैंड ओनर्स हैं, दे यूज टू हैव द मैक्सिमम शेयर ऑफ द आउटपुट, जिसे कहा जाता था मेल वरम, मेल इज मेजर। एंड आप देखोगे कि जो उल्लू कुड़ी या टेनेंट्स हैं, है ना, दे यूज टू गेट ओनली अ स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ द आउटपुट, और इसे कहा जाता था किलवरम। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लैंडलेस लेबर है वो भी एग्जिस्ट करता था, जैसे कि पाणिस्य मक्कल। एंड इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर में स्लेव्स भी देखने के लिए मिलेंगे, अड़ीमैकल। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सोशल हायरार्की भी है, सोशल इनइक्वालिटी भी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। पोजीशन ऑफ वीमेन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इट वाज नॉट वेरी गुड। एंड यहाँ पे देवदासी सिस्टम, सती सिस्टम ये एग्जिस्ट करते थे। बट इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है, इनइक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस है ना, विमेन की पोजीशन बहुत लो है, इसके अगेंस्ट आपको पल्लवा पीरियड ऑनवर्ड सी एक मूवमेंट भी देखने के लिए मिलता है, द भक्ति मूवमेंट। So the Bhakti movement, which started in South India in the 7th century during the Pallava time period, it reached its peak during the Chola period. In fact, जो चोला रूलर्स हैं, दे पेट्रोनाइज द भक्ति सेंट्स, और उसके पीछे का रीजन क्या है, आप देखोगे कि ये जो भक्ति सेंट्स हैं, दे हैड अ ह्यूज फॉलोवरशिप अमंग दी विलन्स और दी रिच पेसेंट्स। और अगर आपको रिच पेसेंट्स का सपोर्ट चाहिए है, जो प्राइम टैक्स पेयर हैं, तो आपको भक्ति सेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस पीरियड में आपको भक्ति मूवमेंट का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर स्फेयर पे देखने के लिए मिलता है, चाहे वो सोशल वैल्यूज हो गई, है ना, मोरल्स एंड एथिक्स हो गए, या इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका आर्किटेक्चर हो गया, कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए गए। दी चोला रूलर्स वर पेट्रॉन्स ऑफ शैविज्म, और यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर, राजा राजा है ना फर्स्ट के समय, गंगईकोंडा चोलेश्वर टेम्पल राजेंद्र फर्स्ट के समय, उसके अलावा है ना हम कई और सारे टेम्पल्स की बात करेंगे, जैसे कि एरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम, विच आर है ना, दीज थ्री टेम्पल्स आर पार्ट ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। सो चाहे है ना सोशल वैल्यूज हो गई, मोरल्स एथिक्स हो गए इस पीरियड के, या फिर इसके अलावा आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो तेवरम है ना, विच इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ अपर समंदर एंड सुंदरर, इट वाज रिटन डाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड, राजा राजा फर्स्ट पीरियड। तो आपको भक्ति लिटरेचर में भी, जो कि बेसिकली लोकल लैंग्वेज में थी, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस पीरियड में देखने के लिए मिलता है। सो आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एंड इसी के साथ में यस म्यूजिक एंड डांस, है ना, म्यूजिक एंड डांस। सो जो इस समय के मंदिर हैं उनमें आप देखेंगे कि जो भक्त है ना, भक्ति मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में ओडुवर्स जो हैं उनको रिक्रूट किया जाता था। ये लोग गर्भगृह में तो एंटर नहीं कर पाते थे, क्योंकि दे वर नॉट नेसेसरीली फ्रॉम ब्राह्मणिकल क्लास, ये किसी और वर्णा से भी हो सकते थे, बट इनको उन सॉन्ग्स की अच्छी नॉलेज थी, तो इनको रिक्रूट किया जाता था। और ये गर्भगृह के बाहर बैठ करके जो आपके तेवरम है ना, आपके थिरुमुरई हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट या फेमस शेवाइट सॉन्ग्स हैं उनको वहां पर गाया करते थे ओडुवर्स। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, है ना, आर्किटेक्चर, ऑलमोस्ट हर स्फेयर पे आपको भक्ति मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसी पीरियड में आपका जो शैव सिद्धांत है, शेवाइट फिलॉसफी है ना, उसका भी ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोलास टू आर्किटेक्चर एंड आर्ट इन ब्रीफ। तो सबसे पहले अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी शुरुआत हुई पल्लवा पीरियड में। और पल्लवा पीरियड में हम कई सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, शो टेम्पल महाबलीपुरम, या अभी हमने वैकुंठ पेरुमल टेम्पल की बात करी,
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन हुआ और यहीं से जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी शुरुआत हुई। दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फर्दर इवॉल्व एंड रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला पीरियड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंट्रेंस गेटवे है उसे गोपुरम कहा जाता है और ये काफी बड़ा होता है। इसी के साथ में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड विद इन अ बाउंड्री, है ना। तो आपको यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एंट्रेंस गेटवे गोपुरम जो है जो काफी ह्यूज होता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के जो टेम्पल्स हैं वो इन जनरल ग्राउंड लेवल पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे कोई अप्रेज प्लेटफॉर्म या बेस प्लेटफॉर्म इन जनरल नहीं होता। वो नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपका जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें जो असेंबली हॉल एरिया है यहाँ पर कोई भी टावर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। देयर इज ओनली वन टावर, है ना, द मेन टावर, एंड इट इज ऑन दी गर्भगृह और द सेंक्टम सेंक्टोरम। और यहाँ पे जो टेम्पल टावर है उसे विमान कहा जाता है, विमान कहा जाता है, एंड इट इज पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल टावर है ना, उसे शिखर कहा जाता है एंड इट इज कर्वीलिनियर इन शेप। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी शिखर शब्द यूज होता है लेकिन वो यूज होता है केवल विमान के ऊपर जो कब्बोला है, इस तरीके का एक ऑक्टागोनल स्टोन, एंड ये जो स्पायर वाला पोर्शन है उसके लिए, केवल इसे शिखर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें इन जनरल आपको टेम्पल प्रेमाइसेस में वाटर टैंक जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा। सो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि पल्लवा पीरियड में शुरू हुई, इट बेसिकली रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला पीरियड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो राजा राजेश्वर टेम्पल है या बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर है, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम, अगर हम इनकी बात करें, एंड इसी के साथ साथ में the famous Eravateshwar temple from Darasumar, है ना, Darasuram, which was constructed during the period of Rajaraja II. These are part of the great living Chola temples, which है ना, which are part of the UNESCO Cultural World Heritage List from India. मैंने पहले भी आपको बताया है बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर जो है उसका विमान 216 फीट का है और ये स्ट्रक्चर एंटायरली ग्रेनाइट पत्थर से बना है in order to provide durability to the structure। और ग्रेनाइट जो है वो बहुत दूर से यहाँ पर लाया गया था। पहले ग्रेनाइट जो है उसको माइन करके यहाँ पे लाया जाता था और फिर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया एंड वो भी एक बहुत ही भव्य मंदिर है। दिस बेसिकली शोज व्हाट द इंजीनियरिंग स्किल ऑफ द चोला क्राफ्ट्समैन। आप देखेंगे चोलास के समय द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में एक और फीचर ऐड हुआ। अब यहाँ पे जो मेन पेट्रोन है, जो रूलर है और उसकी जो वाइव्स हैं उनकी इमेजेस को भी इंस्टॉल किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर में जाएं तो यहाँ पे आपको राजा राजा चोल फर्स्ट द पेट्रोन और उनकी जो वाइफ है उनकी ब्रॉन्ज इमेजेस जो हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं वे भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा नटराज टेम्पल चिदम्बरम जो है वो भी बहुत फेमस टेम्पल है। सेकेंडली अगर हम चोला कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कल्पचर। आप देखेंगे इस पीरियड में बेहतरीन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं वे बनाए गए। दरअसल पल्लवा पीरियड से ही ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स हैं उन्हें बनाया जा रहा था, बट चोला पीरियड में ये जो है ना जो आर्ट है ऑफ स्कल्पचर मेकिंग फ्रॉम ब्रॉन्ज इट रीच्ड इट्स पीक लेवल एंड सम ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट पीसेस वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस नटराज इमेज। यहाँ देखिएगा आप, है ना, नटराज इमेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवा को नटराज फॉर्म में कॉस्मिक डांसर अवतार में दिखाया गया है, द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। सो त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। बट याद रहे हिंदू फिलॉसफी में डिस्ट्रक्शन डज नॉट मीन्स एन एंड, इट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग, और शिवा उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देखिएगा शिव जी का जो राइट हैंड है उसमें आपको डमरू नजर आएगा विच स्टैंड्स फॉर क्रिएशन। उनका जो लेफ्ट अपर हैंड है वहां पे आपको फायर नजर आएगी विच स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्शन। इसी के साथ में अगर उनके आप राइट लोअर हैंड की बात करें तो ये अभय मुद्रा में है ना, एंड जो लेफ्ट हैंड है इट इज बेसिकली शोइंग द पाथ ऑफ नॉलेज, द पाथ ऑफ प्रोग्रेस।
by removing the ignorance. यहाँ पे ये जो dwarf है, it basically stands for ignorance. So you have to get rid of your ignorance, the veil of ignorance, ताकि आप reality को समझ पाएं. और reality क्या है? It is basically a cycle of destruction and creation, represented by this firewall. So चोला पीरियड के जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक स्कल्पचर के लिए एक यूनिक मोल्ड जो है उसको प्रिपेयर किया जाता था. यानी कोई भी चोला स्कल्पचर जो है वो एक दूसरे का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है. दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इमेजेस हैं दे आर एनाटॉमिकली वेरी एक्यूरेट, है ना. बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट है ना, अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, दे आर वेल प्रपोर्शनड. इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो हैंड जेस्चर्स हैं उनके वाया या फेशियल एक्सप्रेशंस के वाया जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. आप ये देखिए कल्याण सुंदरेश्वर मूर्ति विच बेसिकली शोज द मैरिज सेरेमनी ऑफ शिवा एंड पार्वती. पाणी ग्रहण संस्कार जो है उसको यहां पर दिखाया गया है. कितना ब्यूटीफुली कैप्चर किया है ना. नटराज इमेज इज वर्ल्ड फेमस. सो आप देख सकते हैं कि जो चोला इमेजेस हैं, है ना, दे आर यूनिक. एवरी चोला इमेज इज यूनिक, एनाटॉमिकली बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं, एक्सप्रेसिव इन नेचर. इसी के साथ में जो हिंदू रिलीजन है, फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, उनको यहाँ पे मेटेलिक इमेजेस में शो किया गया है. आपको यहाँ पे वेरियस मुद्रास देखने के लिए मिलती हैं एंड देयर इज सम डिग्री ऑफ आइडियलाइजेशन, यानी इमेजेस को एक जो परफेक्शन इमेजिन करते हैं उसके साथ बनाया गया है. एंड आपको एक और बात बताऊं, ये जो इमेजेस हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं, दे वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक और द सीर पर्ड्यू टेक्निक which even the Harappans were using. Dancing gull figure, है ना, the bronze figure of bull that have been recovered from Mohenjo-daro. They are one of the best examples. But अगर आप उन्हें कंपेयर करें इंपीरियल चोला के ब्रॉन्ज स्कल्पचर से तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है. Now, apart from the developments in architecture and sculpture, इस पीरियड में आप देखेंगे म्यूजिक, डांस, इन फील्ड्स में भी आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, स्पेशली कर्नाटिक म्यूजिक में, है ना, देवदासी डांस जहां से भरतनाट्यम डेवलप हुआ. एंड भक्ति मूवमेंट के साथ साथ आप देखोगे कि म्यूजिक एंड डांस जो है उनको वैसे भी प्रमोशन मिला. इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिटरेचर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स जो हैं वे आपको देखने के लिए मिलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोस. आप देखेंगे इस पीरियड में तमिल एंड संस्कृत दोनों ही लैंग्वेज जो है उसमें लिटरेचर में आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है. तमिल स्पेशली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट. आप देखेंगे कि इसी समय तेवरम, which is basically a compilation of the works of Appar, Samandar and Sundarar, the three Shaivite saints, the Nayanar saints, इसको कंपाइल किया गया. तिरुवाचकम जो है इसको लिखा गया. पेरिया पुराणम which basically has the biography of the 63 Nayanar saints, it was written down by Sekilar during this period only. Not only this, आप देखेंगे कुलुथुंगा थर्ड जो है he patronized, है ना, कवि चक्रवर्ती कंबन और कवि कंबन who basically wrote, है ना, wrote the कंब रामायण, द तमिल वर्जन ऑफ द रामायण. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, इन सभी फील्ड्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वे हमें देखने के लिए मिले, इंक्लूडिंग पेंटिंग्स. आप देखोगे इस पीरियड की जो मुरल पेंटिंग्स हैं, स्पेशली ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स विच represent certain political events or the socio-economic religious life of the people, they are significant and they inspired the later developments in the mural paintings in the south like during the Vijayanagar period. आप देखेंगे एक बहुत फेमस पेंटिंग है बृहदेश्वर टेम्पल में एंड दिस पेंटिंग शोज राजा फर्स्ट विद हिज राजगुरु करुवूर. तो ये सब इनका कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. एंड जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, by the end of 12th century, the Chola power came to an end and they were replaced by the Pandyas in the deep south. But आप यहाँ पर क्या देखोगे कि दो ये मेंस का एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं on the basis of the content that we have discussed. Though the Cholas disappeared from the political landscape long ago, their legacy continues to live on. This is the relevance of the imperial Cholas. चाहे सेंगोल हो गया या फिर आप देखेंगे कि राजेंद्र फर्स्ट के समय जो नेवल एक्सपीडिशन रहा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल 1000 रुपी सिल्वर कॉइन्स का इशू करना हुआ. ये इनकी सिग्निफिकेंस को बताता है ना, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मैरीटाइम पावर.
आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जितने भी इंपीरियल चोला रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा, उनमें से कौन सा रूलर आपका फेवरेट है और क्यों। एंड इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड बाकी अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्लीपी क्लासेस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। एंड यस, जीएस प्लानर जो है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो आप यहाँ पे टिकर भी देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका कंप्लीट जीएस टॉपिक वाइज प्लानर एंड ट्रैकर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए एंड डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।